हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल मून पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़े हैं इमेज क्लासेस के फाउंडर मिस्टर नवाब साकिब इब्राहिम। इन्हें बच्चे प्यार से नवाब सर भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है मोहन? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलो, बहुत बढ़िया। अपने बारे में सर कुछ बताइए सर। वैसे लोग मेरे को नैपस्टिक के नाम से जानते थे बचपन तो नहीं कहूँगा। मैं जब कॉलेज लाइफ में था तब से मैंने एक अपना चैनल बनाया था नैपस्टिक के नाम से। बहुत सारे बच्चे या मेरे दोस्त लोग नैप्स बुलाया करते थे। वैसे मैं अपने शॉर्ट डिटेल के बारे में बताऊं तो अभी रिसेंटली 9th इंटर्स का रिजल्ट आया है। उसमें करीबन 10 या 11 बच्चे 6 और 9th में 11 बच्चे रैंक 1 लेकर आए। माशाल्लाह। तो उससे हमारा अभी जो आंकड़ा है ना, जो अभी तक मैंने कितने बच्चों को रैंक 1 प्रोड्यूस कराया है, 101 बच्चे हैं जिन्होंने मेरे गाइडेंस या मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी तक एमयू जामिया में रैंक 1 ला चुके हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अचीवमेंट है। दूसरा, लोग मुझे जानते हैं ऑथर के नाम से भी, जस्ट बिकॉज कि मेरी मार्केट में 8 से 10 किताबें हैं जो कि एमयू बूस्टर या जामिया बूस्टर के नाम से आती है। ठीक है, और रिसेंटली मेरे को 3-4 अवार्ड से नवाजा गया है। सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड है, सर सैयद मेमोरियल अवार्ड है, देन वी हैव जाकिर हुसैन मेमोरियल अवार्ड, जाकिर हुसैन एक्सेलेंस अवार्ड और सर सैयद मेमोरियल अवार्ड है ना। तो बाकी मैं अपने अचीवमेंट्स मैं क्या बताऊंगा, बाकी लोग जानते हैं। सर आपने एमयू से बीटेक करा, जी जी। फिर एमटेक करा, सर फिर आपने जॉब क्यों नहीं करी सर? क्या क्या बात, शानदार सवाल पूछा दोस्त ने। बात होगी करीबन 2013 की। यस सर। 13 नहीं, 12 होगी, बिकॉज 2009 में मैं आया था एमयू में बीटेक फर्स्ट ईयर में, और 2009 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। दैट्स वाई अभी मेरे को 18 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, है ना। मैथ्स 18 साल। टीचिंग करता हूँ, 18 साल हो गए, है ना। तो बीटेक का थर्ड ईयर था जब मैंने कैंपस प्लेसमेंट में बैठा था, और फर्स्ट जॉब में कैंपस प्लेसमेंट में बैठा, और फर्स्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था टीसीएस कंपनी में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उस वक्त का बहुत अच्छा था, आज भी नाम जानते हैं लोग, है ना। तो उसके बाद उस वक्त से मैं पढ़ा रहा था। तो फिर मैंने बच्चों के पास, जब मेरे पास जॉब ऑफर आया, तो जॉब ऑफर से मैंने उनसे कहा, यार बच्चे, मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं अपनी टीचिंग को कंटिन्यू करूं, यस सर। या फिर मैं, ये मेरे पास जो जॉब का ऑफर है, वो जॉब के ऑफर को मैं कंटिन्यू करूं। ये डिपेंड करेगा, आप लोग डिसाइड करोगे कि आप लोग क्या करना चाहते हो। तो मैं एक जस्ट रिव्यू आप लोगों से लेना चाहता हूं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं और मेरे अंदर क्या कमियां हैं। तो उस वक्त बच्चे कम थे, 18 बच्चे थे। 18 बच्चों में से 17 बच्चों ने मुझे अपना मैथ्स का बेस्ट टीचर माना था, और इनफैक्ट उसमें से एक दो बच्चों ने तो कहा, ऐसा भी एक दो नहीं, ज्यादा ही होंगे, कि सर यू आर द बेस्ट टीचर, मैथ्स छोड़िए, यू आर द बेस्ट टीचर। आज तक मैंने ऐसा टीचर पढ़ाने वाला नहीं देखा है जो इतनी चीजों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सर एक बात और मतलब करनी थी मुझे आपसे। जैसे कोई इंसान है, मैं हूँ, अगर मैं अपना बिजनेस करूँ, मैं अलग अलग अपनी फ्रेंचाइजी खोल लूँ, मैं बैठूंगा नहीं तब। लेकिन आप आज भी बच्चों को क्लास में आके टाइम स्पेंड करते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर जब इंसान पे इतना अचीव हो जाता है, अरे हटाओ चल तो रहा है मेरा बिजनेस, लेकिन आप आज भी पढ़ा लेते हैं, मतलब मूड होता है। अच्छा, अगर जिस दिन मैं इसको बिजनेस समझ लूँ ना, तो फिर मेरे लिए ये बिजनेस हो जाएगा। यस सर। ये बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए सर्विस है। क्योंकि एज ए टीचर अगर मैं ये समझने लगूँ कि मेरे को बिजनेस कमाना है, तो मेरे लिए कमाना फिर क्या हो जाएगा, वही जो तुम कह रहे हो ना कि यार हटाओ मैं आराम करता हूँ। मेरी जब क्लासेस नहीं लगती है तो मेरे को ना बड़ा बेचैनी होती है। जैसे मेरे बीच में ना अभी गले का ऑपरेशन हुआ था, इतनी क्लासेस लिया था मैंने रेगुलरली, रमजान का वक्त था और मैं लगातार 6 घंटे क्लास ले रहा था, इमेज क्लासेस। मेरे गले का बेसिकली रूट नोड्यूल्स हो गया था, अक्सर टीचर नोड्यूल्स भी बोलते हैं। जो टीचर ज्यादा एक्साइटेड में पढ़ाते हैं, मेरी आवाज की जो पिच है ना क्लासरूम में बहुत एक्साइटेड होती है, और मैं कंटिन्यूसली पढ़ाता रहता हूँ, तो उसके वजह से ना गले में रूट नोड्यूल्स होता है। अक्सर सिंगर को भी हो जाता है, तो इसको सिंगर आतिफ नोड्यूल, असलम को भी हुआ था। हाँ आतिफ असलम को भी होता है एग्जैक्टली। तो उसके लिए गले का ऑपरेशन होता है, तो मेदांता में जाकर के मैंने गले का और कान का ऑपरेशन कराया था। तो मेरी लगातार 2-2.5 महीने तक क्लास नहीं लगी थी। तो बड़ी बेचैनी होती है मेरे को अगर मैं क्लास, बिकॉज बच्चों को हंसाता खिलाता, उसको समझाता हूँ, उसको सिखाता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब बच्चा ना मजा आ गया। बच्चे कहते हैं ना, सर नवाब सर का पढ़ा लिया एक बार, मेरे को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों ने जब मेरे को कहा कि सर आपको ना टीचिंग, मतलब मैंने मुतमईन हो गया कि मेरे को टीचिंग फील्ड में ही जाना है। तो जब टीचिंग फील्ड में जाना है, तो फिर उसके बाद से मैंने अपना आगे कंटिन्यू कर दिया, और उसके बाद से ऑप्शन पे ऑप्शन आते रहे, और फाइनली जाकर के फिर इमेज क्लासेस एंड ऑल। आपको लगता था मतलब इमेज क्लासेस का इतना बड़ा नाम हो जाएगा, या फिर मतलब खोल ले रहा हूँ बस लगता था, या फिर? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक बहुत चीज़ें अक्सर लोग ना इस नाम से, इस काम से चालू करते हैं कि यार चलो हो जाएगा, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। क्विट कर देंगे। मैं आपको क्लियर करूँ कि इमेज क्लासेस की शुरुआत कैसे हुई, वहाँ से शुरू करें? जी सर। है ना? इमेज क्लासेस की शुरुआत कैसे हुई? वक़्त था कोरोना काल। कोरोना काल लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा यस हूँ। सर। लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ।
मैं ऑलरेडी अलीगढ़ के बहुत ही मोस्ट फेमस कोचिंग में पढ़ा रहा था और जब से पढ़ा रहा था 2015 से एमयू ने रैंक डिक्लेयर करना शुरू किया था और मेरे स्टूडेंट कंसिस्टेंटली रैंक 1 लेके आ रहे थे। 2015, 2016, 2017, 2018 चारों रैंक 1 मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे। फिर 2019 में मैंने उम्मीद किया कि उस कोचिंग में मुझे बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन मेरे को मिला नहीं। हर बंदा जैसे आप चाहते हो आप आपके बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट हो, प्रमोशन हो, यस सर। चीज़ें तरक्की करें, इंक्रीमेंट हो, तो वो मिला नहीं मेरे को। मैं माँगता रहा, अधिकार मैंने छोड़ा नहीं, मैंने माँगा। तो एक बार मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को लेना पड़ा अधिकार, तो मैंने ज़बरदस्ती लिया अपना अधिकार, तो मैं 1 साल टिका वहाँ पे। फिर उसके बाद भी जब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और मुझे हायर क्लासेस या बाकी सब चीज़ें नहीं मिलने लगी, तो मैंने वो कोचिंग को क्विट करने का फैसला किया। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया, जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट भी थी और जॉब क्लास भी अबव था। तो मैंने वो दूसरी कोचिंग जॉइन कर ली और उसके डेढ़ या 2 महीने बाद लॉकडाउन हो गया। और जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन ने मुझे ये कैमरा फेस करना और यूट्यूब पे आना, ये तो लॉकडाउन का ही देन है। मैं यस सर। मानता हूँ कुछ लोगों के लिए चीज़ें खराब होती है, लॉकडाउन सबके लिए खराब यस सर। लेकिन लॉकडाउन ने बहुत चीज़ें लोग आज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को आज ये पॉडकास्ट की जो चीज़ें हैं, यस सर। लोगों को तो पता भी नहीं होता अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता। तो उस वक़्त फिर हमें जा कर के ये समझ में आया, वहाँ से जब लौटा मैं तो 1 साल तो इस तरह चलता रहा बिकॉज़ कोचिंग लॉस में चल रही थी, उस वक़्त उन लोगों को खुद ऑनलाइन आता नहीं था और सबसे ज़्यादा टेक्निकल मैं ही था ऑनलाइन में। आप फाइनेंशियली मजबूत थे उस टाइम पर जैसे हाँ, आप। बिल्कुल नहीं और लॉकडाउन में तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जब मैं भी आगे बताऊँगा आपको बेसिकली कि लॉकडाउन के दौर में ना फिर मैं लौटा तो मेरी सैलरी आधा कर दी गई और जो कमिटमेंट किया गया तो कमिटमेंट वो पूरे नहीं होने लगे। तो मैंने उनसे गुज़ारिश किया कि एटलीस्ट आप पूरा सैलरी नहीं दे सकते हो अ, एटलीस्ट मुझे अलाउ तो करो बाकी जगह मैं पढ़ा करके अपना खर्चा निकाल सकूँ। फिर तो उन्होंने अलाउ किया, तो मैं कुछ जगह पढ़ाना शुरू किया। फाइनली जाकर के उन्होंने वो पेमेंट भी देना बंद कर दिया, तो स्टिल मेरे काफ़ी अमाउंट उस कोचिंग में अभी भी है, लेकिन मैंने अल्लाह के रास्ते में उनको अभी माफ़ कर दिया। माफ कर दिया। ठीक है, बस अल्लाह ताला माफ़ करने वाले को बहुत बुरी यस से सर। तक ले जाता है, तो मैंने माफ़ कर दिया कि छोड़ो कोई नहीं अल्लाह ताला देखेगा। सर कहना नहीं चाहिए वैसे आज उस कोचिंग से बड़ा नाम है अपनी कोचिंग का। नहीं, मैं बार वो तो कोचिंग बंद हो गई जिसमें मैंने जॉइन किया था। अभी वो कोचिंग से किसी का नाम कैसे होता है वो तो अल्लाह ताला यस सर। बच्चे करते हैं जो प्यार जिसको दे दें। तो फिर फाइनली जा कर के मैंने 2 क्या 2-3 ऐसे फेमस कोचिंग में जा कर के मैंने माँगा उनसे जॉब। आज वो मेरे को कॉपी करते हैं जिनसे मैंने जॉब माँगी थी कि आप मेरे को पढ़ाने का मौका दो। तो मुझे इस बात पे गर्व होता है कि जहाँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज वो मेरे को कॉपी करता है। ठीक है? मेरे जो आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मार्केटिंग में देखते हो हमारे स्टूडेंट इनफैक्ट हमारे कुछ तो स्टूडेंट कॉपी कर लेते हैं, रैंक तक कॉपी कर लेते हैं, कि हमारा बच्चा है, किसी तरह से वो निकाल लेते हैं बिकॉज़ नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारे बहुत ज़्यादा है। आप रिसेंटली देखो तो रैंक 1 लास्ट ईयर 2025 में जितनी भी एंट्रेंसेस की तैयारी कराई, सब जगह रैंक 1 लेकर के आया, वो भी जनरल कैटेगरी और क्लासरूम का बच्चा लेकर के आया था। तो इमेज क्लासेस की बुनियाद फिर वही हुई कि जब दिल पे लगता है ना, तो अभी यूट्यूब पे एक्टिव हो गए। जैसे किसान खुश हो जाता है फसल को देख के बताओ मैंने इतनी मेहनत करी धूप में लगा रहा हूँ ऐसे आपने और फिर बाद में। तो मैं धूप में लगा रहा दोस्त। यस। मैंने यूट्यूब पे बहुत मेहनत किया। बच्चों ने सजेस्ट किया। क्या? कि सर आप अपनी खुद की कोचिंग क्यों नहीं खोलते? आपके माइंड में नहीं था मतलब कि बिल्कुल मैं। नहीं था। मेरे को 2016-17 में मेरे बहुत सारे नाम हो रहे थे। इनफैक्ट लोग मेरे नाम से आते थे कोचिंग में एडमिशन लेने कि नवाब सर उस बैच में पढ़ाएँगे कि नहीं, ठीक है? तो लोग बहुत चढ़ाने वाले होते हैं। यही तो होता है ना कि आपकी अकल कब काम कर रही है। यस सर। लोग मेरे को बहुत पहले चढ़ा रहे थे कि नवाब सर अपने कोचिंग खोलो तुम्हारे नाम से बच्चे आते हैं। मैं बेवकूफ़ नहीं था बिकॉज़ जिसने मेरे को मौका दिया उसको मेरे को सर्व करना ज़रूरी था। तो मैंने उनको सर्व किया है, बतौर कह के भी सर्व किया है, ठीक है ना? तो उनका नाम भी मैंने बहुत लिया। एक वक़्त में बहुत सारे बैचेज़ उस दौरान एंट्रेंसेस के बनना शुरू हुए, ठीक है? तो फर्दर जाकर के फिर मुझे एनालाइज़ हुआ कि यार जब बच्चे इनफैक्ट मेरी इस इमेज क्लासेस के पीछे बुनियाद मेरा छोटा भाई और मेरी वाइफ़, है ना? मेरी बेगम सायमा इब्राहिम यस। उनका बहुत योगदान है। उन्होंने ये उनका एक ज़्यादा वर्डिंग था कि वो सपोर्ट उस वक़्त का हालात मैं अगर आपको ऐसा बताऊँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे मेरे खुद के कमाई के एक्चुअल एक्चुअल में कि मैं अपना खुद का इमेज क्लास का ऐप परचेज़ कर सकूँ। बताइए। कभी-कभी मैं बच्चों को ना वो जो सर्टेन लॉकडाउन के दौरान मैं सर्टेन जीबी का वो एक क्वेश्चन दिया करता था मैथ का जो जल्दी जवाब देता था। 500-600 बच्चे मेरे से क्विज़ खेला करते थे। और रमज़ान मतलब अफ्तारी के तुरंत बाद। यस। तो उसमें मैं बच्चों को डेटा उस वक़्त डेटा बड़ा इम्पोर्टेंट अभी इतना थोड़ी फ्री था डेटा। तो डेटा बड़ा इम्पोर्टेंट मैं डेटा दिया करता था 4 जीबी डेटा, 2 जीबी डेटा फ्री में देता था। उसका भी कभी-कभी मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो उसका रिचार्ज मैं अपनी वाइफ़ से लिया करता था, बताइए। ताकि बच्चों को मैं दे सकूँ। और वो वही हुआ फाइनली जाकर के। पहले साल में जब हमने इमेज क्लासेस शुरुआत की तो करीबन 360 बच्चों ने एनरोल किया था कि हाँ सर, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं आपकी कोचिंग जॉइन करने के लिए। और 360 में से करीबन 169 या 70 ऐसे ही कुछ बच्चे थे जिन्होंने एडमिशन तक ले लिया था। ओपन होते ही फर्स्ट डे। फर्स्ट डे और इस तरह से एडमिशन लिया कि उन्होंने
और अच्छा मैंने कोई कोचिंग नहीं खोली थी उस वक़्त, मैंने सिर्फ़ मैथ पढ़ाने की ज़िम्मेदारी ली थी। मैंने उनसे कहा मैं 6th इंटरेंस, 9th इंटरेंस और 11th इंटरेंस की एमयू जामिया की तैयारी आपको करवाऊँगा। जामिया भी उस वक़्त प्लान में नहीं था, सिर्फ़ एमयू था और तैयारी करवाऊँगा और आपको गाइड करूँगा किस बारे में कि बाकी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है यस सर। और टेस्ट पेपर में आपका सारे सब्जेक्ट का लिया करूँगा। तो सिर्फ़ मैथ के बदौलत तो पहले साल में 500 साढ़े 500 बच्चे जुड़ गए थे हमारे पास और उस साल मैं बताऊँ 11th इंटरेंस का रैंक 1, 6th इंटरेंस की रैंक 1 और बस 9th इंटरेंस की रैंक 2 जनरल कैटेगरी में। ये हमारी इमेज क्लास की पहले साल का ही होगा। मतलब आप क्या मतलब घोल के पिला देते हैं क्या? हाँ, ये ये कह समझ सकते हो लीजिए। घोल के पिला देते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हम मेहनत पे बहुत फ़ोकस करते हैं कि अल्लाह ताला ना आपको ब्रिलियंट बनाता है। आपको कुछ हुनर दे देता है, यानी आप अंदर से पहले से एकदम वो या फिर आप मेहनती होते हैं। तो मैं बच्चों को मेहनती पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। दैट्स व्हाई एक बैच के अंदर हम कम से कम 35 से 40 बार डिफरेंट अंदाज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। बताइए। इसी को कहते हैं घोल के पिला देना। अच्छा, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं आपकी कोचिंग में जितने भी सारे, वो सब आपको आइडल मानते हैं या फिर नवाब सर जैसी मैथ्स याद करनी है, नवाब सर जैसा मतलब करना है। आपका तो भी तो कोई ना कोई आइडल होंगे? बहुत सही। देखो आइडल के हिसाब से मैं मानूँ मैथ्स को लेकर के यस खासकर सर। कहते हैं ना मैं बच्चों को पहले डे में ही बोलता हूँ कि जिस दिन तुम्हारी अगर कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है ना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती उस टीचर की जिसने उस सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं जगाया। तो लिटरली ये बात बोलता हूँ कि आपको अगर सच में आपकी मैथ्स अगर कमज़ोर है तो नवाब सर को मौका दो एक बार। मैं आपकी मैथ्स इम्प्रूव कराऊँगा और बहुत सारे बच्चे जो पीसीबी लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेरे से मैथ्स पढ़ने के बाद उन्होंने अपना प्रोफ़ेशन चेंज करके वो इंजीनियरिंग ले लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं अपना आइडल उनको मानता हूँ जो मेरे मैथ्स के टीचर मिले। डे स्टार्टिंग से मुझे याद है आज भी अपना क्लास 6 क्या हूँ मैं क्लास 3, 4, 5 के रोशन सर के बारे में याद है। मुझे याद है रिज़वान सर, मुझे याद है जब मैं बोध गया में पढ़ता था 7th 8th क्लास में। नाम एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा लेकिन टीचर का चेहरा मुझे ध्यान है, ठीक है ना? जितने भी मैथ्स के टीचर मिले मेरे को, हमेशा 1 नंबर के टीचर, सब शानदार टीचर। तो जब टीचर आपको शानदार मिलता है तो आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत शानदार हो जाता है। तो जब नॉलेज शानदार हुआ तो आज मैं मैथ्स का टीचर हूँ जस्ट बिकॉज़ उन्होंने मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट जगाया, इसलिए मैथ्स का टीचर बना हूँ। सर वो आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है जैसे कि कोई बच्चा फेल हो गया एग्ज़ाम में या फिर कोई पेपर लीक हो गया या कुछ भी हो गया, घर वालों ने इतनी बुरी तरीके से उसे ट्रीट किया बच्चे को, उसने सुसाइड ही कर लिया। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब पेपर लीक हो तो डिमोटिवेट होना चाहिए या फिर दोबारा खड़ा होना चाहिए इंसान देखो को? पेपर लीक के बारे में अगर हम बात करें बिकॉज़ पहली बार मैं ऐसा कुछ पब्लिकली बता रहा हूँ पेपर लीक को लेकर के। क्योंकि जब पेपर लीक हो रहा था हम लोग कश्मीर में घूमे थे। उस वक़्त जाकर के हमें पता चला था कि पेपर लीक हो गया देन यस उस सर। समय कोई वीडियो नहीं बना पाया था। देखिए पेपर लीक होना तो बहुत बड़ा कॉज़ है मतलब सिस्टम का पूरा खराबी है। बच्चा एक पूरी जी-जान से मेहनत करता है और अचानक से पता चलता है कि पेपर में चोरी हो गई, पेपर ही लीक हो गया। तो बच्चे की आप कहते हैं कि भाई दोबारा पेपर उस एनर्जी से दे नहीं हो पाता है, ठीक है ना? तो पेपर लीक होना तो बहुत गलत सिस्टम है, लेकिन यस जो सर। बच्चे गलत स्टेप्स ले लेते हैं या फिर बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, लाइफ में मैं एक चीज़ हमेशा अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ, एग्ज़ाम देने से पहले मैं उनसे बहुत सिंपल बात कहता हूँ, लाइफ में मैंने भी वही चीज़ बिलीव किया है, अपने स्टूडेंट के हर दिमाग में ये डाल देता हूँ। जिसका भी सिलेक्शन नहीं होता उसको एक बात पता है कि भाई नवाब सर से अगर मैं बात करूँगा तो नवाब सर एक ही जवाब देंगे, वो पहले से खुद जवाब दे देता है, बेटा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बुरा तो नहीं मान रहे हो? मैंने सर बुरा मानने की क्या बात है? अल्लाह ताला जो करता है, अच्छे के लिए करता है। अच्छे इस साल का एक केस बता सकता हूँ, मेरे पास एक बच्ची थी, नाम नहीं लूँगा, वो हमारे दोनों एंट्रेंसेस में जामिया में 95-96 मार्क्स लेकर आ रही है, इतने में रैंक 1 आ गई थी बच्चे की। जो अभी हमारे पास भी जामिया में रैंक 1 इस साल आई है और एमयू में 92 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स लेकर के आ रही थी। उनका ऑन कॉन्टेंट उसके फादर उसके गवाह है, बस हमारी थोड़ी-सी गलती हुई कि हम उसका कार्बन कॉपी नहीं मँगा पाए। तो पता चला कि उसने ओएमआर भरने में दोनों जगह गलती कर दी। तो हुँ। उसका जामिया में नाम तक नहीं आया और उसका वेटिंग में आया है एमयू में। तो सोचने वाली बात ये है कि भाई आपके साथ गलत हुआ। ये पॉसिबिलिटी उसके ज़िम्मेदार आप हैं, लेकिन आपका लाइफ बर्बाद नहीं हुआ। अभी भी वक़्त है। अल्लाह ताला कभी आप कभी देखे हो ऐसा कि कोई पढ़ने वाला अपने आप पे भरोसा करने वाला बंदा और वो नाकामयाब होके घूम रहा हो? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको ऊपर वाले पे भरोसा है तो अल्लाह ताला तो कहता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं तुम्हारी माँ की कोख में तुम्हारे बेसिक खाने-पीने का इंतज़ाम करवा देता हूँ। तो कभी बेस्ट। इंसान कभी कोई भूखा मरने वाला नहीं है। इसलिए आपको ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए और अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। यस सर। सर आप एक इस जनरेशन को एडवाइस क्या देना चाहेंगे? मतलब कोई लगता हो आपको कि यार ये मिस्टेक कर रही है जनरेशन यार। तो जेन-ज़ी की बात कर रहे हैं या यस फिर सर, 18 साल 20 साल मैं हो गया। 18-20 साल के बच्चों को ना मैं यही कहूँगा उनसे ना कि आपको ना जैसे बाहर के देशों में भी ये होता है कि अक्सर ना आपको जो चीज़ अच्छा होता है तो हमारा इंडिया 10वीं क्लास तक आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको हर सब्जेक्ट पढ़नी है। यस सर।
10वीं तक आप क्यों, बिकॉज तभी आप 10th पास कराओगे। 10th के बाद सेग्रीगेशन हो जाता है, आप पीसीएम लोगे, पीसीबी लोगे, मैरिटी जाओगे, कॉमर्स जाओगे, डॉक्टर बनोगे, और वट एवर आप लॉ में जाओगे, यूपीएससी क्वालिफाई, जो भी करना आप आगे 10th के बारे में सोच रहे हो तो 10th तक तो आपको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग में जब हम जाते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग में हमें सारी इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, जस्ट बिकॉज कि हर वो इंजीनियर एक दूसरे से बाद में जाके कनेक्टेड हो जाता है। फिर हम 3 साल उस इंजीनियरिंग पे एक्सपर्ट, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने एमयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो 3 साल पहले के फर्स्ट ईयर में हमने कंबाइंड सारी इंजीनियरिंग पढ़ी। उसके बाद हमने बाकी के 3 साल सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी। तो मेन बच्चे को अपने आज के दौर में आपको एक कोई स्किल जो आपका सबसे बेस्ट है, कुछ भी हो, स्पोर्ट हो, कुछ कोई भी हो। मैं एक एग्जांपल अपने दोस्त का देता हूँ, 2 दोस्त का देता हूँ, दोनों का एग्जांपल, दोनों इंजीनियर, दोनों ठीक। ने बीटेक पास किया। एक को जिम में बहुत इंटरेस्ट, जिम वर्कआउट। जिम वर्कआउट। इंजीनियरिंग के बाद उसकी नौकरी नहीं लगी, उसने घर जाकर के अपना जिम का बिजनेस शुरू किया। आज करीबन करोड़ों में कमाता है उनको, शायद इंजीनियर नहीं कमाते हो। दूसरा एक दोस्त मेरे घर मेरे साथ में ही रहता था, तो दोस्त क्या, दोस्त के दोस्त कहेंगे, तो वो खाना बनाने में बड़ा एक्सपर्ट था, खाना बहुत शानदार बनाता था, कुक था। कुक नहीं होता, इंटरेस्ट होता है ना, जैसे मेरे को भी खाना कुकिंग का शौक है, लेकिन वो नहीं कि मैं उसको प्रोफेशन बना लूँ। उस बंदे ने आज उसको अपना प्रोफेशन बना लिया, तो कुकिंग को प्रोफेशन बना, आज वो रेस्टोरेंट चलाता है, और नोएडा में, दिल्ली में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेस्टोरेंट में काउंट किया जाता है। बताइए। तो आपने अपने लाइफ में जो चीज सबसे बेस्ट सीखा है, ठीक है ना, आपको इंटरेस्ट है बहुत घड़ियों का, मेरे को बहुत घड़ियों का बहुत शौक है, आप उस घड़ियों के बारे में शौक है, तो कल को इसी को इसका बेचने का जरिया बना लो, तो कल को तुम इसके बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, गाड़ियों का बहुत शौक है, कल को गाड़ियों का बिजनेस चालू कर दिया, हम्म। समझ रहे। तो आप जिस चीज को अपना पैशन मानते हो, तो आज के जेनजी लोगों से यही कहूंगा, जिस चीज को आप अपना पैशन मानते हो, उसको जिस दिन अपना प्रोफेशन में कनेक्ट कर लिया ना, तुम खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। जैसे मैं अपने टीचिंग को, शुरू से मेरे को टीचिंग का बड़ा शौक, 7th क्लास से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। आपने? आप 7th क्लास से, 7th में 7th 6 वालों को, 7th वालों को, अपने दोस्तों को पढ़ाता था। 10th में था, अपने दोस्तों को मैंने कितना पढ़ाया है, तो वही पढ़ाने का हुनर ने आज मेरे को टीचर बनाया। तो मैं प्रोफेशन बेस्ट टीचर बनाया है सर। डिपेंड, बेस्ट तो बच्चे और बाकी लोग कहते हैं। तो आप जब बेस्ट बनते हैं या टीचर बनते हैं, जो प्रोफेशन बनते हैं, तो मैं अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाया, तो आप जी जान से खुश रहते हो और हमेशा तरक्की कर रहे हो। मानना पड़ेगा सर। सर चाइना आगे कैसे निकल गया सर? देखो ये सब चीज़ें तो डिपेंड करती है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा, जो वक्त में एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा होना चाहिए, जिस वक्त में हमें ज़्यादा फोकस एजुकेशन को देना चाहिए। एजुकेशन का बजट कितना होता है, इसको एजुकेशन में कितनी सारी चीज़ें काम की जा रही है। एक एग्जांपल तुम्हें मैं दूं, अभी सिंपल बात, अभी एनसीईआरटी की किताबें, नई किताबें लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। लेकिन मार्केट में अभी तक एनसीईआरटी की किताबें नहीं है। स्कूल को कहा गया कि आपको नई एनसीईआरटी पढ़ा दी। अच्छा। जब मार्केट में एनसीईआरटी की किताबों की शॉर्टेज होगी, बच्चा किताब से नहीं होगा तो पढ़ेगा कैसे? बताइए। आप नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आते हैं, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। तो इसी चीज में आप, अगर आप चाइना की बात करो, अभी रिसेंटली एक सिंपल, उनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टफेस्ट एग्जाम चाइना का हुआ। जैसे हमारे यहाँ नीट होता है। जैसे हमारे यहाँ नीट नहीं, हमारे यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है। यस सर। हमारे यहाँ नीट भी एक नीट को हाईलाइट कर दिया गया है कर दिया गया। पेपर यूपीएससी वन ऑफ द Yes, sir. टफेस्ट एग्जाम है ना, यूपीएससी को मानते हैं, ठीक है ना। तो जब चाइना के एग्जाम में, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं जान रहा हूँ, तो जब वो पेपर दे करके बच्चे निकले हैं ना, लोगों ने उनको एक्साइटमेंट में हेल्प किया है। उस दिन पूरी चाइना बंद रहता है, लोगों को मौका मिलता है, पुलिस सर्व कर रही होती है कि बच्चों को, कि ये चाइना का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम में से एक है, समझ रहे हैं? हाँ, एजुकेशन को समझा जाता है। उनको पता है कि अगर जिस दिन ये जेनजी एजुकेटेड हो गए, लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकते, क्योंकि सिस्टम नेशन ही बिल्ड कर हाँ, आने वाले टाइम पर। आने वाले आने वाले टाइम में इन्हीं लोग, तो जब ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, कम्युनिकेट हर फील्ड के महारत हासिल पे हैं, महारत हासिल किए हुए लोग बैठे हुए हैं, तो वो सजेशन भी उसी अंदाज में देते हैं। और क्या कहते हैं सर, आपका जो जितना भी स्टाफ वगैरह है, अक्सर कोचिंगों में क्या होता है, जैसे कि मैंने किसी को वर्किंग काम पर रखा, अब मैं उसका टाइम पे ना पेमेंट देना या इस तरीके से करना, आपका क्या हिसाब है मतलब? ये सब चीजें थोड़ी सी पर्सनल होगी। वैसे मेरे साथ मेरे मैनेजर भी हैं। मैं गया था आपके मैनेजर के पास ऑफिस में, तो 1 तारीख होते ही पेमेंट मैं अकाउंट देखो, को मैं आएगा। पेमेंट को लेकर के एक बहुत सिंपल बात करता हूँ। मेरा कहना यही है कि जहाँ मैंने काम किया, वहाँ पे मेरी मेरी पहली सैलरी मेरे को टाइम से पहले मिली थी। अच्छा। लेकिन जितनी भी सैलरी मिली, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लेट या मुझे माँगना पड़ता था। इनफैक्ट आज भी मेरे कुछ अमाउंट वहाँ पे ड्यू है, ठीक है? तो मैंने अपनी इस चीज़ को 5 साल, 6 साल झेला है।
4-5 साल मैंने वहाँ पे काम किया कि टाइम पे अगर सैलरी नहीं मिलती तो अच्छा है कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था एक्स्ट्रा। तो ट्यूशन से मेरे कुछ खर्चे निकल जाते थे। लेकिन सोचो अगर कोई बंदा या कोई सिस्टम कोई इंसान एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, जैसे मेरे जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो सब मेरे पे डिपेंडेंट। तो अल्लाह ताला ने मेरे उस ज़रिए काबिल बनाया तो मैं सबसे पहला काम उनकी सैलरी देना बिकॉज़ उनका पूरा घर का खर्चा हमारे थ्रू चल रहा होता। तो मैंने एक बात कहा ना एक सिंपल अल्लाह ताला का कहना है, हमारे हुज़ूर पाक का भी कहना है कि भाई चलो मज़दूर को पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दी जानी चाहिए। एग्जैक्टली तो सर। ये बिलीव से मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को हमारे एम्प्लॉय को टाइम से पहले इनफैक्ट ईद 27 को ऐसे ही बकरीद था ना मेरे ख्याल से यस सर, 28 की थी शायद। 28 की या जी 29 की मैं जी। 25-26 को सैलरी लगा दिया था। इसी वजह से ताकि इससे सब मैं अपना ताकि त्योहार सेलिब्रेट कर सकें। एग्ज़ैक्टली ठीक है ना? तो मेरा अच्छा यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हमारे पास करीबन 100 प्लस से भी ज़्यादा एम्प्लॉयी है जो हमारे अंदर काम कर ठीक है। माशाल्लाह सर, बहुत नवाब सर से मुझे आज एक चीज़ तो सीखने को मिल गई भाई, कि कुछ भी चीज़ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका कुछ भी पैशन है, आप कुछ भी करते हैं, क्रिकेटर हैं आप, जिम ट्रेनर हैं, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी हैं, अगर आप उस लाइन को पकड़ेंगे अच्छी तरीके से, मेहनत और ईमानदारी से करेंगे तो आगे चल के इंसान नवाब सर बनेगा। नहीं नवाब सर वो अपना नाम रोशन कर सका। हाँ, वो अपने नाम का आने वाले पॉडकास्ट में आप नाम देखेंगे मून का कि वो आने वाले इंशाल्लाह तो सर। इसने अपना शेयर अपना अपना पैशन अपना काम छोड़ करके ये इसने इस फील्ड को चूज किया है। सही। अगर तुमने इसको प्रोफेशन जी जान एक करते रहोगे ना तुम्हारा भी नाम आने वाले दौर पे बड़े बड़े जो पॉडकास्टर है उनमें होगा देखो ज्यादा थैंक यू सर। पॉडकास्ट मैं देखता नहीं हूँ लेता हूँ मैं खुद पॉडकास्ट को बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यूज वो कलेक्ट करता हूँ उनको उससे मेरे को बहुत आइडिया होता है। सर, कोई ऐसी मूवी बताइए जो जेन ज़ी जनरेशन, ये मैं कुछ एक्स, वाई, ज़ेड हम आप तो ख़ैर माशाल्लाह कामयाब हो गए। तो उस मूवी से इंसान थोड़ा इंस्पायर हो और आगे चल के कहे कि हाँ, ठीक है यार, थोड़ा उसके ऐसा आइडल टाइप की मूवी है। आपको लगे कि ये बच्चा ये जनरेशन एक दफ़ा तो देखे, संडे वाले दिन देखे चाहे। यार मूवीज आजकल उस अंदाज की नहीं बन रही जिस यस सर, पहले जिस अंदाज एग्ज़ैक्टली। में आजकल तो एनिमल वाली मूवीज ज्यादा चल रही है केजीएफ, एनिमल। और धुरंधर वाली ज़्यादा यस मार-काट सर, वाली ज़्यादा लोग यस सर, पसंद कर रहे हैं। अब पता नहीं ऐसा ही क्योंकि मैं रिसेंटली अभी धुरंधर देखा था, धुरंधर 2 है ना? यस सर। तो उसमें मैंने देखा यार ऑलमोस्ट लोगों में लोग जब पसंद कर रहे हैं तभी तो इस तरह की मूवीज़ वायलेंस। वायलेंस वाली चीज़ें यस ज़्यादा सर, बनाई जा रही है ना। तो पहले के जो मूवीज़ हुआ करते थे ना यार, उसमें सीखने को मिलता था सर। उसमें गाने में भी सीख होते थे, उसके यस सर। लाइन्स में सीख होते थे, है ना? तो वो चीज़ें ना आज के दौर में मिसिंग है। लेकिन मैं मूवीज़ को लेकर के एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं रहता चीज़ें कि एग्ज़ैक्ट कौन-सी मूवी देखनी चाहिए आपको। लेकिन मैं तो कहूँगा यार मूवी क्यों देखना आप ऐसा खुद काम करो कि मूवी तुम पे बने। अरे बस सर! धोनी पे मूवी बनी, यस सर। ठीक है ना? ऐसे ऐसे से आप मूवीज़ करो, ऐसे काम करो कि आप पे मूवीज़ बन जाए। तो मूवी देखने से बढ़िया यार मैं ऐसे ना एक चीज़ बहुत सिंपल है, मैं ना लोगों से एक स किसी से कुछ सीखना है, यस सर। तो उसके उससे सीखो कि उसने क्या ऐसा काम किया डिफरेंट। दैट्स व्हाई मैं जो भी बायोग्राफीज़ मूवीज़ होती हैं, जिसके किसी पे बनाया गया उसको उसको देखें, तो उससे उससे कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है? जैसे 83 मूवी आई थी क्रिकेट पे, है ना? तो सॉरी अनिल कह रहा हूँ हमारे जो कैप्टन था 83 में कपिल देव। कपिल देव पे बनी हुई मूवी है ना, तो वो आपको इंस्पायर करता है इस तरह के, है ना? तो आप अब जिस फ़ील्ड के हैं, अब मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं, वो इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मूवी का, है ना? बस फुर्सत होता है तो कभी-कभी देख लेता सर हूँ। आपने 12th फ़ेल देखी है सर? बहुत शानदार मूवी है। मैं अच्छा याद दिलाया तुम। थ्री इडियट्स सर। ये सब तो यार स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए। मैं इनफैक्ट हम लोगों का एक बहुत अच्छा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को यस सर। मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल मूवीज़ अपने बच्चों को दिखाते हैं। अच्छा। तो मेरे ख़्याल से डस्टर एंड ऐसे चॉक एंड डस्टर करके मूवी है, फिर 12th फेल है। देन वी हैव थ्री इडियट्स, है ना? ऐसे जितनी भी मूवीज़ है सब अच्छी-अच्छी मूवीज़ आप इन अपने मूवी बच्चों को दिखाएँ। दंगल वगैरह इनसे इंसान दंगल सीख दिखाया है, अभी तक सीख दंगल नहीं दिखाया है, लेकिन अच्छी-अच्छी मूवी छिछोरे, हाँ, हाँ। ये दिखाया हमने अपने बच्चों को, है ना? तो जो-जो इंस्पिरेशनल मूवीज़ होती हैं अपने बच्चों को हम खुद दिखाते हैं। मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूँगा, यू आंसर ओनली वन वर्ड। आपको अच्छा, खाली एक रैपिड फायर रैपिड फायर अराउंड सर, मज़ा आएगा सर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सर चाय और कॉफ़ी? चाय इज़ बेटर। चाय, दिमाग को सुकून मिलता है। सर मूवी बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड? हॉलीवुड ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं और ज़्यादातर साइ-फाई मूवीज़ हो तो और अच्छा है। इन योर फेवरेट फूड इंडिया का सिर्फ, अरे इंडिया का चाट मेरे को बहुत पसंद है। किस चीज़ की? छोले चाट जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा है। सर टीचर लाइफ या स्टूडेंट लाइफ? कौन-सी मिस करते हैं आप ज़्यादा? मैं टीचिंग लाइफ में मिस करता हूँ बिकॉज़ स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ाते रह गया।
ठीक है, तो स्ट्रगल। स्ट्रगल ये मैं कहता रहा हूँ, मैं 7th क्लास से ही पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का लाइफ मेरा टीचिंग लाइफ ही तो यानी कि सर आपका ऑप्शन ये होना था, टीचर लाइफ और टीचर लाइफ। ये तो है सर। सर वॉकिंग या जिम? दोनों नहीं हो पा रहा है। मेरी वाइफ मेरी इस बात के पीछे है, आज भी चैलेंज लगा है इस बात का कि आज आपको जिम जाना ही जाना है। यस सर। तो विल स्टार्ट इंशाल्लाह, क्योंकि लगता नहीं है, वैसे वेट 97 किलो पहुंच चुका है। 97 सर, अब तो लगता है सर वॉक करना चाहिए। या अलग करना चाहिए इंशाल्लाह, अब आज पक्का, अब पक्का? चैलेंज कर दिया, आज से पक्का इंशाल्लाह। सर सलमान खान, शाहरुख खान या दिलीप कुमार? देखो, फेमस तो तीनों खान है, ठीक है, लेकिन जो दिलीप कुमार में क्लास थी ना, यस सर। सलमान खान और शाहरुख खान नहीं मैं, नजर नहीं आती तो। ठीक है ना, वो तो आजकल के हिसाब से फिर लोगों को जो पसंद है, टीआरपी पसंद है, पैसे पसंद है, जहाँ से आएगा वही काम करेंगे ना। दिलीप कुमार इज बेस्ट। सर स्पोर्ट, बताओ ऑप्शन दो। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएसडी? अच्छा, तो मैं एमएसडी को ज्यादा, बिकॉज झारखंड का रहने वाला हूं, यस सर। तो रांची में शुरू से चेन्नई सुपर किंग को ही वो किया। आज भी आज भी एमएसडी इज फेमस, एमएसडी इज बेस्ट। एथलीट सर, फुटबॉल रोनाल्डो, मेसी, और एक हमारे इंडिया के भी हैं, चेत्री करके ना, चेत्री सर। हाँ ठीक है। देखो मैं ना ऐसा फुटबॉल में उतना इंटरेस्ट नहीं खेलता हूँ, लेकिन फुटबॉल में अक्सर मैंने सुना है मेसी और रोनाल्डो में चलता रहता है। यस सर। है। तो मैंने रिसेंटली, दोनों अच्छे हैं यार, लेकिन एक एक बता दिए सर। रोनाल्डो इज बेटर। रोनाल्डो इज बेटर। यस। रोनाल्डो के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें मैंने काफी कुछ चीजें सुनी है कि वो Yes, sir. बहुत कुछ करता है, ये पैलेस्टीन को लेकर के भी उसने बहुत Yes, सी sir. बातें कही थी, तो दैट्स बेटर। रोनाल्डो। इंसान रोनाल्डो इज बेस्ट। सर इमेज सर क्लासेस या ड्यूटी सुसाइड? चलो, बहुत अच्छा सवाल पूछा ना, कि देखो दिल में तो हमेशा इमेज क्लासेस है, यस सर। उसके बाद भी इमेज क्लासेस ही रहेगा। मैं किसी भी कोचिंग से कभी भी कंपैरिजन नहीं करता। आज एक चाहोगे ना, तो तुम्हें अगर ये पूछना चाहिए कि ना सर, आपकी इमेज क्लास की बुलंदियों पे पहुंचने का क्या सीक्रेट है, कि मेरी टीम से जब भी मीटिंग होगी, कभी किसी बोलना कि नवाब सर ने फला कोचिंग से अपना कंपैरिजन किया हो या किस किया हो, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन करता हूँ। पिछले साल मेरा रिजल्ट ये था, पिछले साल मैंने ये गलती की थी, ये फिर से अगले साल आने वाला है, क्या मैं फिर से वो गलती दोहराऊंगा? नहीं दोहराऊंगा। आपके पास 100% एक्सपीरियंस था, 1% जो था कोचिंग खुलते पता चल गया। एग्जैक्टली, तो मैंने अपने लेवल में हर वो चीज देखा हुआ था कि कमी क्या है, और उस कमियों पे ही मेहनत किया। आज अलीगढ़ में चाहे आप नंबर 1 बोलो, बेस्ट बोलो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। सर मैं बोल सकता हूँ, इमेज अगर मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपने मुझसे करा होता, सर पहले के टाइम पे तो ड्यूटी सोसाइटी था, लेकिन मेरे हिसाब से आज के टाइम पे इमेज सर क्लासेस। सर एक लास्ट रैपिड फायर अराउंड का क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, कि निकाह 1 से या 4 से? निकाह 1 से जो 4 के बराबर। सर ये ऐसा जवाब दिया है आपने सर, मुझे लगा कि आप या तो एक कहेंगे या ना ना, मैं कहता हूँ कि जब आप एक से ही सेटिस्फाइड है, और आपसे एक से ही हर वो गुण मिल रहा है, यस सर। जिससे बाकी 4 करने से, क्योंकि आपको पता नहीं शायद दूसरी शादी करने से पहले आपको कौन-कौन सी चीज़ों की ज़िम्मेदारियाँ पता करनी पड़ती हैं। अगर आप एक तरबूज लेकर के आ रहे हैं, तो सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, सेम प्राइस, सब कुछ होना चाहिए दूसरे तरबूज में, तभी आपको दूसरे घर में जाना है। अब फीका निकल गया तो तो दिक्कत हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इसकी भी पूछ है, ठीक है? तो मेरे को बस इतना पता है, तरबूज वाला केस पता है, तब से कभी दूसरी के बारे में नहीं सोचा भाई। यस और सर। पहली बात तो क्लियर है कि अ, इस शादी से पहले की बात बता रहा हूँ, यस सर। शादी के बाद सोच रहा हूँ। कितना टाइम हो गया सर शादी शादी को? को अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए, 10-12 लोगों ने अफर, और एक ही चीज़ पे बिलीव किया है कि भाई निकाह उससे करो जो तुम्हारे हर वो चीज़ को फुलफिल कर सकता है, और बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई जब बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो लोगों में तलाक हो जाता है, ठीक है ना? बहुत केसेस। तो निकाह एक ही से करो, और उसी से सब कुछ मान कर चलो, और बॉन्डिंग अच्छी, बॉन्डिंग इन द सेंस मैं मानता हूँ ना, मशवरे से चलना चाहिए। मशवरा इन द सेंस, यस सर। क्योंकि आपको शायद खैर है। पता हो, आपकी शादी हुई है? नहीं सर, आई एम अच्छा, एंड मशवरा अपनी तरफ से देता हूँ आपको ना, वैसे ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि रिस्क जो है ना, आपकी कमाई है ना, यस सर। वो औरत से आधी है। आपने आप नोटिस करा? बिल्कुल नोटिस। जायज़, मेरी सैलरी एक्स थी, शादी के बाद मेरी सैलरी 1.5x हो गई। ऑटोमेटिकली गैप से मदद आई है। ये फिक्स है। तुम्हारी रिस्क, तुम्हारी कमाई का जो हलाल कमाई है, तुम्हारी शादी के बाद अपने आप अल्लाह ताला उससे बढ़ा देता है। तो शादी इसलिए किसी की कमाई नहीं हो रही होती है ना,
क्या कोई सच में कमा नहीं रहा था, शादी के बाद तो कमाना शुरू कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला रिस्क भेजता है। यस सर। तो आपकी रिस्क आती है आपके वाइफ के सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि ये जो जनरेशन है या फिर इस जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, वो जब शादी से ही याद आ गया मुझे, शादी लेट करवाते हैं 35 साल, 34 साल, 30 साल, 28 साल। बहुत शानदार। बेटा जब तक कमाने ना लगे तब तक शादी मत करो। यस सर। बेटा जब तक पैर पे खड़ा ना हो जाए तब तक यस शादी सर। ना करो। मैंने कमाई, मेरे अब्बा ने कहा था, ये भी याद है मेरे को, मैं 4th क्लास में हूँ, अब्बा मेरे को हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं। मेरी ज़्यादातर स्कूलिंग हॉस्टल में, मैं 2nd क्लास से हॉस्टल में हूँ। सन 1997 से मेरे अब्बा ने मेरे को हॉस्टल में डाल दिया था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मैं घर का सबसे शैतान, शैतान तो नहीं बोलते हम लोग, सबसे बदमाश बच्चों में से था। लोग कहते थे कुछ भी बनो, नवाब जैसा मत बनना, इतना बदमाश था मैं। और आज लोग कहते हैं कि बनो तो नवाब बनो, ठीक है? यस सर। तो अब्बा ने, मैं अपने इंसिडेंट सुना रहा हूँ बेसिकली, कि अब्बा ने कहा कि भाईजान मेरे ना शादी की उम्र में हो रहे थे, जी। बड़े भाईजान से। तो मैंने तो ठान लिया है कि जो भी बेटा मेरा 50,000 रुपया महीना नहीं कमाएगा, हुँ। ठीक है ना? आपके डैडी ने कहा था हाँ, आपने? मेरे अब्बा ने कहा जब मैं 4th क्लास में था, यस सर। याद है ना? तब तक मैं शादी नहीं करवाऊँगा बेटो। तो सब रेस में लग गए। मेरी 2013 में पहली नौकरी 50,000 रुपए पर मंथ पे लगी। मेरे अब्बा से, तो मेरी शादी करवाओ। अब वो फँस गए। हाँ, तो वो शादी टल के तब भी 3 साल बाद 2016 में जाके 4 दिसंबर को मेरी शादी, ठीक है ना? तो शादी की उम्र मेरी उस वक़्त 3-4 साल मेरे हिसाब से तब भी लेट थी। कितनी एज में हुई थी मेरी सर आपकी शादी? मेरी शादी हुई 27 साल की उम्र, आज कितनी एज हो गई? 35? 35 है, ठीक है ना? तो 27 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, जो कि मेरे हिसाब से भी, मेरे हिसाब से लेट है, बिकॉज़ कमाना तो मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर में शुरू कर दिया था। तो कमाई डिपेंडेंट नहीं है। बच्चा जिस दिन अक्लमंद सालाहार इस बात का हो जाए कि क्या सच्चा है, क्या अच्छा है, क्या वो इस बात पे फ़र्क पड़ सकता है उसको, क्या बात समझ में आती है कि कल को कुछ चीज़ गलत हो रहा है तो उसका सही फैसला ले सकता है कि नहीं ले सकता है। यस सर। तो वो समझदार हो गया है। चाहे वो और फिर मैंने क्या 18 था, साल का हो या चाहे किसी 50 भी साल का अब हो। आप सुनो मेरे गुजरात में, जब बिकॉज़ मेरी वाइफ़ गुजरात की है, वहाँ बच्चा 12वीं करता है एकदम सटीक 15 से 16 साल में, और 4 साल में 20 साल में वो कर लेता है अपना ग्रेजुएशन, या 3 साल में ग्रेजुएशन करे किया उसने भी, इंजीनियरिंग करना है तो 4 साल करेगा। तो मेरे खुद के, मेरे साले की, मेरा जो भाई है, जो मेरा कज़न है, मेरे से 1 महीना छोटा है। मेरा साला भी हुआ वो, मेरा कज़न भी हुआ वो, बिकॉज़ रिलेशन में हमारी शादी हुई, ठीक है ना? उसने, मैं जब बीटेक फर्स्ट ईयर में था तो वो अपने फर्स्ट जॉब की सैलरी उठा रहा था। बिकॉज़ उसकी गुजरात में, जब बॉर्न बॉट अप इन गुजरात, उसी से उसकी सब कुछ टाइम पे हुआ। बस अलग बात, शादी उसकी भी डिले हुई। मतलब बिकॉज़ दोनों की शादी एक साथ, उसकी 3 या 4 2 तारीख को शादी हुई थी दिसंबर की। तो उसका बारात गया अपना आपके कज़िन ब्रदर थे? कज़िन ही, खलेरे भाई की जी। होता है, उसी में। उस वक़्त आप कितने बड़े थे? शादी 27 साल की बात कर रहा हूँ ना, अच्छा। 2016 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 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 अभी की है। हाँ, 10 साल तो पहले। शादी क्या, अब सूरत में, गुजरात में शादियाँ 18, 20, 22 साल की साल हो गए। आपके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है या एग्ज़ैक्टली, एकदम करेक्ट है। आप 18 साल के बाद बालिग हो गए, आप शादी की उम्र के लिए बिल्कुल काबिल हो। यूथ भटकती नहीं है फिर? भटकते नहीं, नॉलेजेबल, आपको अपने फील्ड का नॉलेज हो गया है, आप कमा सकते हो। और रिस्क कहाँ से आता है? देखो, मैं कोई ऐसा वो वाला बंदा नहीं हूँ कि आपको टेक्निकल मतलब वो है इस्लामिक चीज़ें बताऊँ, लेकिन जितना मुझे अपने नॉलेज में कि रिस्क देने वाला लग ही जाता है, और यस उसे सर। बिल्कुल जोड़ रखा है। इनफैक्ट शादी आधा ईमान होता है। यस अगर सर। आपने शादी नहीं की तो आपकी आधा ईमान अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बिकॉज़ असली घड़ी अब आपके सामने है, आपको पेरेंट्स को भी देखना है, आपको वाइफ को भी देखना है। फिर आपको कल को बाल बच्चे हो जाएँगे तो बाल बच्चों को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, वाइफ को भी देखना है। तो असली ईमान की परछाई, आधा ईमान तब जाकर के कंप्लीट हो रहा है आपका, ठीक है ना? इसलिए शादी वक़्त पे होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। और बाकी इस्लामिक चीज़ें जो कहते हैं वो अपने उसमें फ़ॉलो करना चाहिए। कोई अगर सर अपनी लाइफ़ में एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाया और अगर उसके पास पैसे भी नहीं है, वो उसका सपना है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ और इसके लिए क्या सर? ऐसे तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, जिसके ना वो खुद नहीं पढ़े हुए हैं। यस सर। सर, एक रोटी, एक टाइम का खाना नहीं खाएँगे, लेकिन यस। बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँगे। यस सर। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है? मैं कहता हूँ बहुत शानदार फ़ैसला लिया है। कल को आने वाले आपके घर की गरीबी, आपके घर की भुखमरी, ये बच्चा मिटाएगा। कि जब बच्चा पढ़ा लिखा होता है तो एक नहीं 10 जगह से कमाने का ज़रिया जानता है, कि उसको दिमाग चल रहा होता यस सर। है ना? सर अगर मान लीजिए आपके बच्चे बड़े हों और आपका ड्रीम था कि ये इंजीनियर बन और अगर अब्बा मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो आप क्या सजेस्ट जब करें? मेरा बच्चा आपके अगेंस्ट जाए, ये समझ लीजिए कि अगेंस्ट। बिल्कुल मानता हूँ। एक मूवी थी थ्री इडियट्स, यस सर। ठप्पा लग गया इंजीनियर बनेगा बेटा। हाँ, यस उसी सर। दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे को तो
इंजीनियर बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, जो वो चाहेगा वो बनाऊंगा। उस मूवी ने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई। अच्छा, अच्छा, उस अच्छा। चीज़ ने मुझे सच में मेरे मैं इनफैक्ट सोचो मैंने अपने अब्बा को दिखाया वो मूवी और मूवी देखने के बाद अब्बा कहते हैं बेटा तुम्हें कौन सा लैपटॉप। तो ये खुशी है ना, ये सोचने वाली बात है यस ना सर। कि क्योंकि अच्छी कुछ मूवीज अच्छी हैं सच में लिटरली अच्छी होती है ना। तो मेरे साथ सिंपल है कि अगर वो कहे कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, तो पहले तो ये देखो क्या उसके अंदर क्रिकेटर वाला हुनर है कि नहीं। यस सर, ये चीज़ है सर। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि भाई तुम बोलेगा क्रिकेटर बनने के लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट क्रिकेटर बना दूंगा। यस सर। भाई तुम क्रिकेटर का बैट जानते नहीं हो, ना बॉल हुँ। जानते हो, ना तुम फेमस प्लेयर जानते हो, ना तुम ट्रिक्स जानते हो, ना स्टैटिक्स जानते हो। नथिंग एल्स। कुछ नहीं जान रहे हो तो मैं तुम्हें क्रिकेटर कैसे बना सकता हूँ। तो एक बाप कभी अपने बच्चों को बेसहारा कभी ये नहीं सोचता है कि बच्चा मेरा। देखो आजकल भी जो भी पेरेंट्स होते हैं सब अपने बाल बच्चों का बेहतर ही सोचते हैं। तो मैं भी अपने बाल बच्चों का बेहतर ही करते हुए अगर सच में मुझे लगेगा कि उसके उस फील्ड में प्रोफेशन में उसकी कामयाबी है और बहुत अच्छा कर सकता है, मैं तो पढ़ाई करवाया जितना बेसिक नॉलेज है क्रिकेट को निकाल दूंगा। मेरा बेटा आज भी कराटे करता है, स्केटिंग करता है, स्विमिंग करता है, खेलता है, पढ़ता है, सब मस्त है। ऐसा नहीं कि मतलब बेटा यहीं रहे, नहीं भाग, गुड, गुड, गुड। बेटा ये सब फील्ड में था तो भाई मिट्टी में हाँ, खेलो कूदो सब। बस गलत मत करो। सर अगर कोई टॉपर है, वो तो टॉप ही मारेगा, ज़ाहिर-सी बात है। और जो फेलियर है टॉपर बहुत सारे हैं ना, तो हुँ। टॉप तो कोई एक ही करेगा। मान लो एक ही क्लास में जो टॉपर है 10 टॉपर है, और टॉप करने में कंपटीशन डिपेंड करता है कि लास्ट तक कंसिस्टेंट कौन सा है। वैसे अगला सवाल कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, जैसे कि आपने ये भी बात ठीक की है कि कॉम्पिटिशन आपस में हो जाता है, टॉपर भी फेलियर बन जाता है। जो बच्चे मतलब जिनका माइंड ही भी थोड़ा-सा कम ही होता है, मतलब स्टैंड अप रीडिंग करो। अरे मैम इस तरीके से मतलब वो बच्चे क्या होते हैं सर, उनके माँ-बाप पढ़ा भी रहे हैं, उन्हें कोचिंग भी करा रहे हैं, सब चीज़ मतलब किस चीज़ में ऐसी क्या कमी छोड़ रहे हैं? माँ-बाप छोड़ रहे हैं, बच्चा छोड़ रहा है, टीचर छोड़ रहा है। ऐसे बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। आपने लाइफ में देखे हैं अपने इस टाइप के बच्चे? बहुत देखे हैं, बहुत सारे तो बच्चे। भाई तेरे पास तो सारी चीज़ें, फैसिलिटी भी है, सब कुछ है, तू क्यों नहीं पढ़ पा रहा? बहुत एक तो वक्त से पहले जब चीजें आपको दे दी जाती है ना बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चे ने ये माँगा, आपने दिया, ये माँगा, ये दिया। अभी रिसेंटली मैं एक केस देख रहा था। बच्चे ने अपने बाप पे केस कर दिया, इस बात बाहर के केस है, इंडिया में तो होता ही नहीं ऐसा, कि मैंने अब्बा से 5 या सर्टेन डॉलर माँगे हैं कार खरीदने के लिए, इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया। क्या हुआ? जब बाप ने सारी नैरेटिव समझाई कि मैं इसको हर चीज़ देता था। ये पहली बार ये चीज़ है जिसको मैंने मना किया, जब उसने कभी मना नहीं सुना। जब मना नहीं सुना तो अपने बाप पे ही केस कर दिया उसने। बताइए। तो ऐसे केसेस से आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी, हुँ, सबसे हुँ। पहली मूवी। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केसेस होते हैं। बच्चा ही आपको हो सकता है कि उस नैरेटिव का ना हो, तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा डिफरेंट तो नहीं है बाकियों से। अच्छा, अगर मेरा बच्चा कमज़ोर है, ठीक है ना? तो क्या मैं बच्चों के लिए क्या स्पेशल कर सकता हूँ? कभी-कभी हम कोचिंग में डाल देते हैं। अब कोचिंग में 60, 70, 100, 2 कहीं-कहीं तो 2-2 सौ बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग में। अब वो बच्चा अकेले अपने आप को ना सवाल पूछ पा रहा है, दबा हुआ बस उसका टीचर टीचर बस ये चाह रहा है मेरी टीचर से आई कॉन्टैक्ट ना हो, मैं दूर ही बना रहूँ। बिकॉज़ वो डर रहा है ना इस बात को लेकर के, कि कहीं फ्यूचर मेरे से सवाल ना पूछ ले। तो उससे सिंपल ना देखो, मैं कहता हूँ अगर तुम्हें लाइफ में वही ना सिंपल जिसमें अच्छा लगता है उसको अपना प्रोफ़ेशन बना लो। तुम्हें एक बात इंडिया में तो एक बात क्लियर है भाई 10th तक तो सब कुछ पढ़ाना है। इसलिए अपने बच्चों को जो-जो हमारे क्लास में टॉपर होते हैं, मैं बोलता हूँ तुम अगर टॉपर हो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट चेंज है। अच्छा, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी सब अच्छा होना 10th चाहिए। क्लास तक सब पढ़ो। सब हो इंडिया यही तो कहता हूँ। अब 10th क्लास तक एक-एक चीज़ पढ़ना है आपको। कोई लड़का है, जनरेशन है ये अफेयर 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 7th क्लास, 9th क्लास, 12th क्लास और फिर आगे चल के मम्मी-डैडी से कह दिया कि मैं शादी करना चाहती हूँ मम्मी-डैडी। तो मतलब समझना चाहिए माँ-बाप को या फिर अरे! नहीं बेटा ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, दिस इज़ नॉट अलाउड या आपके हिसाब से क्या आप क्या राय देना चाहेंगे? एज़ अ टीचर, एज़ अ पेरेंट्स देखो यार, ये अफेयर-वफेयर वाला पहली बात तो ना होना नहीं चाहिए। मेरा कहना है पुख्ता रहना चाहिए। पुख्ता आप अगर अफेयर में जा रहे हैं तो आपको पता है देखो अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, हुँ, वक़्त से पहले हो रही है तो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि देखो अपोज़िट जेंडर आएँगे सामने, इन्फैचुएशन प्यार जगता है धीरे-धीरे। उसके बाद फिर फाइनली जा कर के लोग फैसला लेने लगते हैं कि मेरे को इससे शादी करनी है। आप उस हुँ। काबिल भी हुए नहीं, ठीक है? जब जिस काबिल हो सकते हैं तो आप अपने माँ-बाप से बात कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस काबिल हूँ। देखो, प्यार से अगर शादी करना है कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं करवाओगे बीइंग अ पैरेंट तो आप पे नुकसान भी है। कल हुँ, को बच्चा कोई गलत फैसला ना ले ले, ठीक हुँ। है? तो आपको बात करनी चाहिए, दोनों से बात करनी चाहिए और सच में अगर बच्चा बिल्कुल काबिल है इसका कि नहीं ये बिल्कुल सही है या भाई सही है फैमिली अच्छा कहते हैं ना फैमिली में बहुत या सारी चीज़ें लड़के की या लड़की की फैमिली लड़के ठीक लड़की है। की फैमिली एकदम सही है, आपको लगा 19-20 मैच हो रहा है मामला। बिल्कुल मैच हो रहा था, शादी करनी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं बच्चों से एक ही चीज़ कहता हूँ, बच्चे जब बोलते हैं मेरे से, ठीक है, कि सर मैं
डॉक्टर बनना नहीं चाहता, मेरा अब्बा कहता है वो बेटा तू डॉक्टर। तो ये मेरा क्लियर है, हर बैच में शायद कभी-कभी भूल जाता हूँ, लेकिन हर बैच में कहता हूँ, एक बार जा कर के अपने माँ-बाप से ज़रूर बात करो कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो या क्या बनना चाहते हो? पेरेंट्स के द्वारा दिए गए इच्छे पे जाओ, अच्छी बात है, माँ-बाप की सुननी चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिल अपना खुद का क्या कहता है? क्योंकि आगे की ज़िंदगी, कल को माँ-बाप तो चले जाएँगे, आगे की ज़िंदगी तुम्हें अपनी खुद की जीनी है। तो कभी-कभी ऐसे सिचुएशन भी आए, सर मैं दोनों कर सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं क्या लूँ? तो मैं कहता हूँ, जाओ अपने माँ-बाप से पहले पूछो, तुम्हारे माँ-बाप क्या चाहते हैं? सर डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, ठीक है डॉक्टर बनो। जब दोनों कर सकता हो, जब उसका दिल ही नहीं इंजीनियर डॉक्टर बनने का, वो बनना चाहता है इंजीनियर, अगर माँ-बाप ने ज़बरदस्ती उसको थोप रखा है डॉक्टर बनाने के लिए, वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। और माँ-बाप हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो उनसे मैं कहता हूँ, तुम्हारी भी गलती रहेगी जिस दिन तुम 10वीं क्लास में आ गए, अब तो बच्चे बहुत काबिल हो गए, हमारे बेटे को बहुत सारी चीज़ें पता है। आईफ़ोन लेने से पहले बोलता है, अब्बा आईफ़ोन क्यों लेते हो? उसको सारा पता है। सब पता है। 1.5 साल की बच्ची को पता है कि लाइट चली गई, लाइट आ गई। बताइए। तो धीरे हमारे वक़्त में हमारे लाइट क्या होता था, क्या पता है 1.5 साल में जानते हो आप, है ना? तो आपकी गलती ये होती है, आप जा कर के एक बार बात कर लीजिए। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर तुम बात नहीं कर सको, नवाब सर का ये वाला वीडियो दिखा देना हुँ। कि नवाब सर ने कहा है कि आज आपका जो भी आपको अच्छा है, मुझे इंजीनियर बनना है आपका। तो जब वो थ्री इडियट्स में बड़े दुःख होके 3rd ईयर में जाकर के, फाइनल ईयर में जाकर के जब उसकी नौकरी लग गई थी, हुँ। तब जाकर के वो अपने माँ-बाप से बोल पाता है। फरहान। फरहान रस्तोगी है ना, फरहान है ना? तो जब बता पाता है कि इस मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी में जाना है, कहीं लेट ना हो जाए। इसलिए आप एक बार अपनी इच्छा, अब क्या हुआ? अब्बा बिल्कुल मानेगी, लेकिन याद रखना अब आपको अपनी लाइफ़ खुद जीनी है। सपोर्ट करेंगे वो। कभी-कभी थोड़ा-सा टाइम लगता है, बिकॉज़ कभी-कभी ना पेरेंट्स को फ़ील होता है मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा? हुँ। लाइफ़ में सिर्फ़ डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं है। और अगर भी लोग हैं। बहुत लोग हैं, क्या बात कर रहे हो? तुम कल को किसी चीज़ों में फँस जाओ, तो भाई केस संभालने वाला तुम्हारे वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तुम बिज़नेस संभालने लगो, तुम्हारे लिए बिज़नेस वाले एमबीए वाले बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। कल को तुम्हारा पूरा सिस्टम चलाना हो तो पॉलिटिशियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब लोगों की ज़रूरत है भाई, पूरा सोसाइटी तो ऐसे ही चलता है। अगर सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएँगे तो आलू कौन बेचेगा? एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना? आलू बेचने के, आलू का बिज़नेस कौन करेगा? बेचने वाला तो देखो मैं सिंपल कहता हूँ, बेचने वाला साइन पे पढ़ लिया होता तो आज वो आलू का बिज़नेस कर रहा होता, आलू बेच नहीं रहा। सर ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और आपके माइंड में रह गया हो कि बेटा ये इम्पोर्टेंट था, ये पूछना भूल गया, मून बेटा भी पूछना भूल गए आप। स्टूडेंट से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड या कुछ है ऐसी बात? जो भी इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, कोचिंग फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो या टीचिंग में फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? क्योंकि तुम एक टीचर से ले रहे हो इंटरव्यू। अच्छा, अच्छा। टीचर्स की लाइफ बता दीजिए क्योंकि टीचर टीचर की लाइफ़ बड़ा अजीब-सा है। अब हर कोई बंदा टीचर नहीं बनना चाहता, ठीक है ना? मेरे टीचर मेरे को मना करते थे टीचर बनने के लिए। हाँ, मैं जिसको आइडियल मानता हूँ, आइडियल मतलब टीचर एक रईस सर है, अच्छे होंगे क्लास टीचर। बहुत अच्छे टीचर, सच मैंने अगर मैथ के जितने टीचर ने सब अच्छे मिले। उनका कहना है ना आप टीचिंग फील्ड में मत आना, जबकि मैं ऑलरेडी टीचर बन चुका। मैं उनको मना नहीं कर सकता बिकॉज़ मैंने जो लाइफ़ चूज़ कर लिया था, ठीक है? और बच्चे पसंद कर रहे थे। जब बच्चे पसंद कर रहे हैं तब तो बिल्कुल उसी लाइफ़ में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसलिए टीचिंग फील्ड में अ, जाना इज़ अ टफ काम, सच में टफ काम है। टफ काम इन द सेंस अभी नया एनसीईआरटी एक इंट्रोड्यूस हुआ। तरीके से गाँव की लैंग्वेज में बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना क्योंकि एक आध स्टूडेंट है, बेटा समझ जाओ, वो सर समझ में नहीं आया। ये चीज़ तो हाँ, तो ये टीचर की नाकामयाबी है कि टीचर को हज़ार तरीके क्यों नहीं पता है उस बच्चों को समझाने के। मैं पहला सबसे बेस्ट तरीका अपनाता हूँ, जो समझाया जा सकता है। वो नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका है, वो नहीं समझ में आया तो तीसरा तरीका है, वो नहीं समझ में आया तो चौथा तरीका है। उसको समझाना है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अच्छा आज के दौर पे क्या है बच्चे ना पूछते नहीं, डरते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने क्या बच्चों को पूछने का मौका ही नहीं देता हूँ। मुझे पता है अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो बच्चों को दिमाग में डाउट ना आ सकता है। 18वाँ साल हो गया मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा था एक बैच में, बेदाराज 10th फाउंडेशन का हमारा बैच चल रहा था, सबसे सालार बैच है। उस बैच में 18 साल में आज तक किसी बच्चे ने कभी वो डाउट नहीं पूछा, एक बच्ची ने पूछा। नया सवाल था मेरे लिए। तो उस सवाल के लिए मैंने कहा कि बेटा यार मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मैं कल बताऊँगा। तो मैंने उस पे सवाल पे रिसर्च किया। एक कल डाउट के पीछे। एक डाउट के पीछे क्योंकि नया हुँ। टीचर लर्न कर रहा है, सीख रहा है। हुँ। तो जब तक मैं वही कर रहा हूँ, यू शुड टेक नॉलेज फ्रॉम अच्छा। क्रेडल टू ग्रेव, आपको नॉलेज लेते रहना है। मैंने सीखा, फिर उसको अगले दिन मैंने इंट्रोड्यूस किया तो टीचर को कभी ये नहीं फ़ील करना चाहिए यार मैं ये सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। बस आपको इस चीज़ को टैकल करने आना चाहिए कि बच्चों को एटलीस्ट मैं मुतमईन तो कर सकूँ कि चलो कि बेटा आज नहीं, कल मैं ज़रूर बताऊँ। और मैं कल बताया और सिर्फ़ एक नहीं उससे रिलेटेड 3-4 चीज़ें और बताई, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट जग के आए। ठीक है? तो ये टीचिंग लाइफ़ इज़ वेरी टफ मानता हूँ। नवाब सर से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं अभी, जैसे कि स्टार्टिंग कैसे करते सब्र क्या होता है, स्टार्टिंग क्या होती है, माइंड क्या होता है, सारी चीज़ें। तो
जो भी चीज़ आपको पसंद आई नवाब सर की, जो भी लाइन कुछ भी अगर समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए मून पॉडकास्ट पर। बाकी डू फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ मून पॉडकास्ट, बिकॉज बच्चा बहुत एनर्जेटिक है, अच्छा काम कर रहा है, और आप बिना आपके अप्रिशिएशन और बिना आपके सब्सक्राइबिंग से और लोगों तक शेयर नहीं करेंगे आप, तब तक ना ये चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो आपको ग्रो कराने के लिए बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर।